नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो साइंस का होगा, ठीक है, विज्ञान का। तो हम इस क्वेश्चन पेपर में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस की, ठीक है, जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि प्रकृति में इन नेचर कार्बन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, यानी नेचर में, प्रकृति में जो कार्बन है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे अवस्थाएं पूछी गई हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं में कार्बन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। केवल मुक्त अवस्था में यानी इन ओनली फ्री स्टेट, दूसरा है केवल यौगिकों में यानी कंबाइंड स्टेट में, या फिर मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, या फिर केवल अपने अपरूपों में, ठीक है। तो आप लोग सोचिए और कमेंट में अभी इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। मैं आपको 4-5 सेकेंड देता हूँ, आप लोग सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसका आंसर जो है, कार्बन हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, यानी मुक्त अवस्था में भी और यौगिक अवस्था में भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जो हमारा डायमंड है, ठीक है, डायमंड, या हमारा जो ग्रेफाइट है, ठीक है, जो हीरा है और ग्रेफाइट है, उसके अलावा जो फुलरीन है, ठीक है, ये तीनों हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य अपरूप कार्बन के, ये कार्बन के जो मुख्य अपरूप होते हैं वो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है। इनमें कार्बन जो होता है वो मुख्यतः फ्री स्टेट में होता है, यानी मुक्त अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें, जैसे अगर हम समझें कि ये मुक्त और ये यौगिक वाली कहानी है क्या, देखिए इसका मतलब ये है कि यदि कार्बन केवल सिंगल फॉर्म में है, यदि कार्बन अकेला है किसी चीज़ के अंदर कंप्लीटली, तो उसको हम बोलेंगे मुक्त, ठीक है, फ्री स्टेट में। यदि कार्बन के साथ में कोई दूसरी चीज़ मिक्स है तो फिर वो फ्री नहीं होगी ना। तो इसीलिए डायमंड में, ग्रेफाइट में और फुलरीन में कार्बन मुक्त रूप से पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें गैसों की, सपोज़ अगर मैं बात करूं CO2, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मतलब CO2 में कार्बन भी है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, तो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन, यानी इन दोनों में कार्बन मुक्त रूप से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यौगिक रूप में है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मुक्त रूप का और यौगिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग तुरंत कमेंट अभी तुरंत करके बताएं कि C6H12O6 ये क्या है, ये किसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है वो फाइंड करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे लकड़ी का चारकोल है, ठीक है, यहाँ पे जंतु का चारकोल है, यहाँ पे कोयला है और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग बताइए क्या होगा। जी हाँ, आप लोग कमेंट में तुरंत आंसर करें कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी लकड़ी का चारकोल हो या फिर जानवर का चारकोल हो या फिर कोयला हो, ये कोई भी कार्बन के क्रिस्टलीय रूप नहीं है। हालांकि इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है लेकिन ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता डायमंड, हीरा, तो आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा डी। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से हर्ट्स, आप लोगों ने हर्ट्स सुना होगा, किसका मात्रक है, ठीक है, हर्ट्स किसका मात्रक है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी,
उसके अलावा आवृत्ति है, आवर्तकाल है, आयाम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो आप लोग सोचिए और कमेंट में तुरंत बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो सभी को पता है कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट होता है। तो वो हमारा करेक्ट इसका आंसर है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे डेसिबल, अगर यहाँ पे हर्ट्ज की जगह पे डेसिबल लिखा होता और फिर पूछता कि डेसिबल किसका मात्रक है, तो यहाँ पे फिर हर्ट्ज की जगह पे क्या लिखा होता? इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसको हम डेसिबल के थ्रू मेजर करते हैं, तो वो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है और आवृत्ति का मात्रक कौन है? हर्ट्ज है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऊर्जा जो है, एनर्जी, इसका मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? आप लोग तुरंत कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। कमेंट करते रहो यार, अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर जो क्वेश्चन मैं पूछता रहता हूँ उनके आपको आंसर नहीं मिल पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बाकी लोग जो है वो उसका आंसर करेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उसका समस्या का जो समाधान है वो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के संचरण की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन किसमें? फैक्टर हमारा है द्रव, ठीक है। द्रवों में यहाँ पे देखिए ऊष्मा का संचरण जो है वो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे द्रव है, ठीक है। उसके अलावा हम गैस में कर सकते हैं, उसके अलावा हम सॉलिड में कर सकते हैं, ठोस में कर सकते हैं, ठीक है। गैस में या फिर हम एयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्रव में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है चालन, ठीक है, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। फिर है विकिरण, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। और फिर है संवहन, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ज़रा सोचिए और इसका आंसर सही कमेंट में तुरंत करिए, ठीक है। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट में करिए। मैं अभी तुरंत इसको देखूंगा कि आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, ज़रा फटाफट सोचिए। चलिए, आप लोगों ने सही सोचा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऊष्मा का संचरण द्रव में कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो वो है संवहन, ठीक है। दिस इज सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं चालन, संवहन और विकिरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवहन के बारे में। देखिए संवहन कैसे होता है। संवहन का मतलब होता है कन्वेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पतीला है, ठीक है, पतीला है ना, या फिर कोई एक बर्तन है और उसके नीचे यहाँ पे ये स्टोव पे रखा हुआ है, यहाँ पे गैस आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फायर है, आग जल रही है और यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जैसे जैसे ये नीचे की जो तली है ये हीट होगी, यानी इसमें ऊष्मा मिलेगी, वैसे वैसे जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट होंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि नीचे क्या है, नीचे होगी हीट, तो नीचे के पार्टिकल गर्म हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। वहीं ऊपर ठंडे पार्टिकल होंगे तो वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर मॉलिक्यूल खुद यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम बोलते हैं संवहन। तो ये संवहन जो है ये किस में होता है? ये लिक्विड में हो यानी द्रवों में होता है और साथ साथ गैसों में भी होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो चालन है, चालन, तो चालन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास कोई एक लोहे की रॉड है, ठीक है, उस लोहे की रॉड को यदि आप चूल्हे में या फिर गैस पे रखते हैं, गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा तापमान होगा, ठीक है, जहाँ पे आग जल रही है।
तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 ये पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो भी एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने पड़ोसी एटम को हीट ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी जो खुद का जो एक मॉलिक्यूल है वो नहीं वहाँ से शिफ्ट करेगा, वो अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे होते होते ये पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं चालन, ठीक है। और बचा हमारा है विकिरण। तो विकिरण क्या होता है? विकिरण का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफ़र होगी, यानी ऊष्मा का संचरण होगा, लेकिन किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखना आप, ठीक है। विकिरण की जब बात करते हैं हम, तो वहाँ पे ऊष्मा के संचरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, मान लीजिए सूर्य से जो भी हीट आती है हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर, ठीक है, जो भी सूर्य से हीट आती है पृथ्वी पर, वो क्या किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? किसी माध्यम से होके आती है? नो, क्योंकि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मीडियम के, डायरेक्टली आती है, तो उसको हम बोलते हैं विकिरण। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आता है इन तीनों से तो आप इजीली कर लेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है चैनल को। आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम फिर नए नए कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड करें। और हमारा विज़न जो है वो डीएलएड से लेकर के आपको टीचर बना के छोड़ना है, ठीक है। आपकी हम पूरी टीचिंग की, यानी जो सीटेट है या फिर यूपी टेट है, पूरी कंप्लीट उसकी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग बस बने रहें हमारे साथ में और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी जो कम्युनिटी है वो लगातार ग्रोथ करती रहे, लगातार बड़ी होती रहे। तो 5वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कुकिंग गैस को एलपीजी कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले नीचे कमेंट में अभी तुरंत एलपीजी की फुल फॉर्म बताएं। आप लोग सभी लोग एलपीजी की फुल फॉर्म बताएं कि एलपीजी का मतलब क्या होता है और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सही, ठीक है। अभी मैं तुरंत चेक करूँगा। तो यहाँ पूछा गया है कि कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया गया है मीथेन, एथेन, एथिलीन और ब्यूटेन। तो एलपीजी की आप लोगों ने फुल फॉर्म बताई, कमेंट तुरंत करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। देखिए एलपीजी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है, उसके बाद होती है प्रोपेन की, ठीक है। एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन ये मेजर इसके अंदर गैस होती हैं। तो ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है एलपीजी के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, आपके घर में, हमारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, वो सिलेंडर जब लीक करता है तो वो बदबू करता है, उसमें एक महक आती है। वो महक किस चीज़ की होती है दोस्तों? वो महक जो होती है वो एथिल मरकैप्टन। आप नाम सही से उसको ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल उसमें मिलाया जाता है ताकि वो बदबू करे, क्योंकि इन गैसों की कोई महक नहीं होती है। अगर वो एथिल मरकैप्टन इसमें नहीं मिलाया जाएगा तो जब गैस लीक करेगी तो पता ही नहीं पड़ेगा और धमाका हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसीलिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि बदबू आए यदि वो लीक करे तो, ठीक है। ओके, तो फिर हम बात करेंगे अब। अभी हमने बात किए 5 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, ठीक है। यानी इनमें आपको केवल जितना पूछा है बस उतना आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि समय उतना नहीं होता है कि आप पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। बस जितना पूछा है बस केवल उतना ही आंसर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन बोलते हैं इसको हम, अम्ल वर्षा क्या होती है। बस आपको इतना करना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एसिड रेन कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, और एसिड रेन से होने वाली जो समस्या है वो क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड रेन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री की जो चिमनी होती है ना, उसकी जो चिमनी होती है, उस चिमनी से कुछ गैसें बाहर निकलती हैं। यदि उनमें से
यदि उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो गैसें धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जब जाएंगी तो वहाँ पे जलवाष्प होगी। क्या होगी? जलवाष्प, यानी वाटर वेपर होगी। तो ये गैसें उस जलवाष्प से रिएक्शन करेंगी, उससे अभिक्रिया करेंगी और क्या बनाएंगी? बनाएंगी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 बनाएंगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। और क्या बनेगा? HNO3 बनेगा, यानी नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो अब मैं फिर से बोलता हूँ, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, यदि उसके अंदर अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाएंगी, तो वो आगे ऊपर उठ करके जलवाष्प से, जलवाष्प कहाँ होगी? जलवाष्प एटमॉस्फेयर में होगी, उसके साथ में अभिक्रिया करेंगी और बनाएंगी H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और बनाएंगी HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। जब ये बनेगा तब जो वर्षा होगी, उस वर्षा में H2SO4 की मात्रा होगी और किसकी मात्रा होगी? और HNO3 की मात्रा होगी। यही है एसिड रेन। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या होगी? जब ऐसी जल की वर्षा होगी जिसके अंदर एसिड है, तब इसका जो पीएच है, इसका जो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच जो होता है वो मेज़र करता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो सामान्य तौर पर वर्षा होती है, तो बरसात का पानी जो होता है उसकी जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। ठीक है, लेकिन जो एसिड रेन होगा उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो 5.6 से नीचे होगी, खतरनाक होगी। तो इससे होने वाली समस्या क्या होगी? पीएच अम्ल वर्षा की समस्या ये होगी कि हमारे आसपास जो खेत हैं, जो फील्ड हैं, ठीक है, उनमें जो फसलें हैं वो, उनमें नुकसान पहुंचेगा, वो ख़राब हो जाएंगी। जो सॉयल है, मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारा जलीय जीवन है, यानी जहाँ पे समंदर हैं या फिर नदियाँ हैं या तालाब हैं, उनमें रहने वाले जो जंतु हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि तालाब का जो पीएच है, यानी तालाब में जो पानी है उसका पीएच है वो बदल जाएगा और उससे जंतु जीवन जो है वो इफेक्टेड होगा। तो कुल मिलाकर के एसिड रेन बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए ये अम्ल वर्षा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें फैक्ट्री में जो खासकर जो ये गैसें हैं वो उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि मथुरा में जो रिफाइनरी थी उससे निकलने वाला धुआं धीरे धीरे कंडेंस्ड होकर के, संघनित होकर के ताजमहल पर बरसा था, और ताजमहल का जो कलर है वो वाइट पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा फेड हो गया था, बिकॉज उस पर वर्षा हुई थी। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हमारा है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम ज़्यादा बात कर लेंगे, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, और यहाँ पे आपसे सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ये एक ऐसा प्रभाव होता है कि सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं, जो गैसें सूर्य से आने वाली हीट को पकड़ लेती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं और उसको रोके रखती हैं। ठीक है, बस इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो कौन कौन सी गैसें ऐसी होती हैं जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, गर्मी को पकड़ लेती हैं? तो उनमें से जो सबसे प्रमुख गैस है वो है वाटर वेपर, यानी जलवाष्प। ठीक है, वो क्या है? वाटर वेपर है, जलवाष्प है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी गैस अगर कोई है जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वाटर वेपर है, जलवाष्प है। उसके बाद में फिर CO2 है। ठीक है, CO2 भी एक मेजर गैस है, ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद में फिर मेथेन है, CH4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? CH4 मेथेन। अच्छा, मेथेन गैस कहाँ से निकलती है? मेथेन गैस जो है वो निकलती है दलदल से। ठीक है, दलदल, इसको हम बोलते हैं मार्श गैस, दलदली क्षेत्र से निकलती रहती है, और धान के खेतों से भी मेथेन निकलती रहती है। मेथेन बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है। उसके अलावा
ओजोन अगर होगी तो ओजोन O3 बोलते हैं इसको हम, तो ओजोन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, यानी हीट को ट्रैप कर लेती है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पूछा गया है कि किस गैस के कारण, कौन सी गैस है जिसके कारण ओजोन परत में क्षति पहुंचती है, ओजोन परत में क्षति पहुंचती है। तो यहाँ पे आपसे गैस पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे केवल गैस का नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक मेजर गैस है जो है CFC। फिलहाल तो और भी कई गैसेस हैं, लेकिन जो मुख्य गैस है वो CFC है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम? CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका इस्तेमाल AC में, AC मतलब होता है एयर कंडीशनर, जो हमारी गाड़ियों में हमारे बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके घर में AC लगी होती है, तो वो ठंडक में आराम से रहते हैं, चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो। तो उसमें AC में ये CFC का इस्तेमाल होता था। उसके अतिरिक्त जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें भी CFC का इस्तेमाल हुआ करता था। तो वहाँ से ये गैस जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती थी एटमॉस्फेयर में, और फिर पहुँचती थी धीरे धीरे हमारे समताप मंडल के आसपास। क्योंकि जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में 5 मुख्य परतें होती हैं, 5 मुख्य लेयर होती हैं। कौन कौन सी? सबसे जो पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद फिर आता है मीजोस्फेयर यानी मध्यमंडल। उसके बाद फिर आता है थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, इसी को हम बोलते हैं आयनोस्फेयर, आयन मंडल बोलते हैं इसी को हम। और उसके बाद फिर क्या आता है? एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल बोलते हैं। और यहाँ से स्पेस की कहानी शुरू होती है और हमारी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये गैस जो है ना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुख्य कारण थी ओजोन गैस में क्षति का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओजोन गैस में क्षति जो है वो कहाँ पे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे अर्थ है, प्यारी सी गोल गोल अर्थ है, ठीक है। फिलहाल ये गोल नहीं है क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो चपटी है और कहीं पे उभरी हुई है। तो कहाँ पे चपटी, कहाँ पे उभरी है, ये आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बैठ करके हम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया है। ये अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा प्यारा सा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। और ये अरब सागर है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये रशिया है। और ऊपर खतरनाक कंट्री है चाइना। और यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ अंटार्कटिका। और यहाँ पे ऊपर जो है वो है आर्कटिक सर्कल। तो जो ओजोन गैस है, ओजोन लेयर का यानी ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था वो छिद्र अभी भी है, लेकिन आगे उम्मीद करता हूँ कि 20-30-40 सालों में वो छिद्र धीरे धीरे भर जाएगा। फिलहाल खुशी की बात यह है कि ओजोन छिद्र भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर ओजोन छिद्र ना हो तो दिक्कत क्या होगी? ओजोन छिद्र अगर नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी, और यहाँ पे जो जनजीवन है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अंटार्कटिका है, अब यहाँ पे आप बताइए, ये जो हमारा है ना, सॉरी, जरा आप बताइए यहाँ पे, ये जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विषुवत। ये 0 डिग्री होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिग्री बढ़ती है, यहाँ पे डिग्री बढ़ती रहती है। तो ये अंटार्कटिका है, ये साउथ पोल में है, ठीक है। और ये जो आर्कटिक क्षेत्र है ये नॉर्थ पोल में है, ठीक है। तो जो छिद्र है ओजोन में वो कहाँ पे है? वो है अंटार्कटिका पे यानी साउथ पोल पे छिद्र है, लेकिन धीरे धीरे भर जाएगा। कौन सी ऐसी ट्रीटी हुई थी, कौन सा ऐसा समझौता किया गया था जिसमें बात की गई थी कि ओजोन छिद्र जो है वो उसको भरना चाहिए और उसके लिए सारे देश मिलकर के काम करेंगे? तो आप लोग उस ट्रीटी का, उस समझौता का, उस प्रोटोकॉल का नाम कमेंट में अभी तुरंत लिख के बताएं कि सर ये वाला समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत बात की गई थी कि ओजोन छिद्र जो है वो धीरे धीरे भरा जाएगा, तो सभी देश मिलकर के काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ओजोन जो लेयर है उसकी मोटाई को हम नापते हैं डॉप्सन, नापते हैं हम हैं डॉप्सन यूनिट से, ठीक है। डॉप्सन इकाई से हम नापते हैं ओजोन गैस, ओजोन लेयर की मोटाई को। तो हम आगे बात करते हैं।
तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि ओजोन लेयर में छिद्र का रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है। तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट है, मधुमेह क्या है। मधुमेह को हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कैसे होती है, यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा लिखना है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप, यदि ये लघुत्तरी में आ जाए तो आप इसको इजीली कर लें। ठीक है, डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है, यानी हमारे बॉडी में होने वाली, जिसमें हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में यदि ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और बढ़ती ही रहे और बढ़ी ही रहे, वो कम ना हो, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं मधुमेह। मधु का मतलब क्या होता है, मधु का मतलब होता है मिठास। मधु मतलब मिठास, स्वीटनेस। और मेह का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होता है वर्षा, तो मतलब मिठास की वर्षा, मधुमेह। ठीक है, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, अच्छा फिर ये बढ़ती कैसे है, तो इसके लिए हमारे बॉडी में भगवान ने सब कुछ दिया है। मान लीजिए हमारे बॉडी में एक विशेष ऑर्गन होता है जो हमारे स्टमक के, हमारे पेट के जस्ट नीचे एक ऑर्गन लगा होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे ऑर्गन होता है, उसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं उसको हम। और यहाँ पे एक ऑर्गन होता है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं इसको, हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है, इस पैनक्रियाज के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, यानी अग्नाशय की जो आइसोलेट्स है उसके अंदर ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य हमारी दो सेल्स होती है, कौन कौन सी, वो अल्फा सेल है और है बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटा सेल एक विशेष प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करती है जो इंसुलिन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, इंसुलिन, एक विशेष प्रकार का हार्मोन इंसुलिन जो बीटा सेल्स से उत्पन्न होता है पैनक्रियाज के अंदर। यदि बीटा सेल्स किसी कारणवश नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, खराब हो जाएं, तो उचित मात्रा में या फिर बिल्कुल भी नहीं इंसुलिन का स्रावण होगा। तो इस अवस्था में क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी। अच्छा, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा निकलती रहती है। तो जब भी व्यक्ति कोई खाना खाता है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है, उस बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यानी जो इंसुलिन, जो हमारा हार्मोन है, बॉडी में निकलता है पैनक्रियास में, वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा होती है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वो स्टोर होता है लीवर के अंदर, मसल्स में। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होगा, फिर जब मूत्र त्याग कोई करेगा डायबिटीज़ का पेशेंट, तो उसके पेशाब में, उसकी यूरिन में मीठापन होगा, ग्लूकोज की मात्रा होगी, तो उसकी यूरिन में चींटियाँ आएंगी, तो हम इस अवस्था को बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, उसका ब्लड जो है उसके अंदर ग्लूकोज होगा, तो उसके ब्लड में भी मिठास होगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें काफ़ी कमज़ोरी रहती है, वो कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और उनको भूख प्यास ज़्यादा लगती रहती है, और उनको बार बार यूरिन होने की फीलिंग लगती रहती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज़ जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो इसको हम टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसको हम पहले बोलते थे जुवेनाइल। क्या बोलते थे, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा करते थे, लेकिन अब फिलहाल इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो सिंपली डायबिटीज़ जो होती है वो वाली होती है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 होती है। लगभग 90% लोगों को पूरे वर्ल्ड में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और 5 से लगा कर के 6-7% तक ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है,
अब टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, थोड़ा हम समझते हैं इसको ब्रीफली, संक्षेप में। देखिए टाइप 1 जो है वो डायबिटीज़ बच्चों में हो सकती है, ठीक है, बेबी जो छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इसमें खास बात क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे बॉडी में पैनक्रियाज में अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी होती हैं, यानी इंसुलिन नहीं बनेगा। तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर जो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर है वो कम नहीं होगा, और इस अवस्था में इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी इंसुलिन पर निर्भर होते हैं। तो अगर इंसुलिन नहीं दिया जाएगा उनको इंजेक्शन के फॉर्म में तो फिर उनमें दिक्कतें और बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं लेकिन वो उचित मात्रा में इंसुलिन का स्रावण नहीं करती हैं, लेकिन करती हैं। तो इसलिए ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इसमें केवल दवाई खा कर के भी काम चलाया जा सकता है। बस थोड़ी सी अगर हम कसरत करते रहेंगे, बॉडी को फिट रखेंगे, खान पान पे ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे डेंजर डायबिटीज़ अगर हम बात करें टाइप 1 होती है, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे इसमें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में तुरंत करके बताइए। जी हाँ, चलो इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ। इसको फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसको डिस्कवर किया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मधुमेह क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल, इसको हम समझते हैं ब्लड प्रेशर को। तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम लिखना होगा क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रक्तवाहिका है, ठीक है, रक्तवाहिका। तो रक्तवाहिका में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? वो हार्ट से आता है, हृदय से आता है। हृदय ब्लड को पंप करता है। जब हमारे रक्तवाहिका में ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड जब बहता है तब वो इन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर, ये इसके अंदर की भित्तियां हैं, इन पर एक दबाव उत्पन्न करता है, एक प्रेशर लगाता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ये दो होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। एक ज़्यादा होता है, कम होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का कितना होना चाहिए, जो नॉर्मल बीपी होता है वो होना चाहिए 120/80 mmHg। तो आप इसको याद कर लीजिए। किसी व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल सामान्य रक्तदाब होगा वो क्या होगा? वो होगा 120/80 mmHg। अच्छा, ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं इसको हम। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास में एक बड़ी सी मशीन होती है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की मशीन होती है। वहाँ पे आपके वो हाथ में लपेट देता है, फिर वो दाबता रहता है। तो यहाँ पे जो मीटर है उसमें ऊपर पारा जाता रहता है, HG मतलब पारा होता है, जाता रहता है। तो ये मशीन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। लेकिन आजकल ज़माना है डिजिटल का, तो आजकल मशीनें भी डिजिटली डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन के मुख्य कितने अपरूप होते हैं। इसकी आई थिंक हमने बात पहले कर ली थी, तो फिर भी हम बात करते हैं। कार्बन के जो मुख्य अपरूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलेरीन होता है, ठीक है। फुलेरीन कौन कौन से होते हैं? कार्बन के मुख्य अपरूप में से हीरा होता है, डायमंड होता है, ग्रेफीन होता है और फुलेरीन होता है। बाकी इसके अलावा और भी होता है, जैसे ग्रेफीन भी एक कार्बन का अपरूप होता है। तो ये थे कार्बन के अपरूप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में और समझेंगे विस्तार से कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करें, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा जानकारी दूं ताकि आप लोग अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आएँ, ठीक है। तो हमारी तरफ से इतना ही था आज के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।